हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चूँकि धीरे-धीरे हम लोग अपने पड़ाव पर हैं, छोटे-छोटे टॉपिक कंप्लीट होने की कगार पर ही है। धीरे-धीरे चल भी रहे हैं और जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख विश्व धरोहर स्थल हैं या यूनेस्को में जो शामिल हैं, इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं या जो यूनेस्को में भारत की जो विरासत को शामिल किया गया, उनके बारे में हम लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं, ठीक है? शुरू करते हैं कि जो एलोरा है, एलोरा की गुफ़ाएँ जो हैं, क्या है एलोरा की जो गुफ़ा है, कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा की गुफ़ा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया? तो 1983 में सबसे पहले शायद यहाँ इसी को नहीं, वो हम देख लेंगे बाद में पहले वाले। लेकिन यूनेस्को में 1983 में इसको शामिल किया गया। कब किया गया? तो 1983 में, ठीक है? तो एलोरा की गुफ़ा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? तो एलोरा की गुफ़ा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। अब इसकी विशेषता क्या है? तो ये बौद्ध, हिंदू और जैन 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे हो कि नहीं है? तो ये तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो बौद्ध धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ये तीनों धर्मों के लिए गुफ़ाओं का जो प्रसिद्ध है, क्योंकि अद्भुत संगम है ये। क्योंकि ये अद्भुत इसलिए से संगम अद्भुत है क्योंकि ये हिंदुओं के लिए भी प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है और जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की जो गुफ़ाएँ जो है वो कहाँ है? ये एलिफेंटा गुफ़ाएँ भी मुंबई के महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो ये भी एलोरा की गुफ़ाएँ हैं, वो भी महाराष्ट्र में है, लेकिन एलिफेंटा की गुफ़ाएँ भी वो भी महाराष्ट्र में है। लेकिन कहाँ पर है? मुंबई में है। जो एलिफेंटा जो है, जो एलिफेंटा की गुफ़ाएँ ये कहाँ पर है? ये मुंबई के महाराष्ट्र में है। ये यूनेस्को में 1987 में इसको शामिल किया गया। अगर हम लोग देखी जाए तो एलोरा की गुफ़ाओं को 1983 में शामिल किया गया, लेकिन एलिफेंटा की गुफ़ाओं को 4 साल बाद 1987 में मतलब शामिल किया गया। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता देखी जाए तो भगवान शिव की विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ जो एलिफेंटा की गुफ़ाएँ हैं, जो इसमें भगवान शिव जो है, भगवान इसकी विशाल त्रिमूर्ति लगी हुई है। कौन-सी? 3 मूर्ति प्रतिमा लगी है। कहाँ लगी है? तो एलिफेंटा की जो गुफ़ाएँ जो हैं, भगवान शिव की विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इसलिए इसको यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो यूनेस्को विरासत में इसको भी शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है, क्या है? इसके नाम से शायद एक ट्रेन भी चलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जो है वो कहाँ पर? ये भी मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफ़ाएँ भी मुंबई में है, एलिफेंटा की गुफ़ाएँ भी महाराष्ट्र में है और छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल्स जो है वो भी महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थित है। अच्छा, एलोरा की गुफ़ाओं को 1983 में शामिल किया गया है, एलिफेंटा की गुफ़ाओं को 1987 में शामिल किया गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उसे 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है? तो विक्टोरियन गोथिक शैली का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो हमने कहा था कि इसके नाम से ट्रेन चलती है, क्योंकि विक्टोरियन गॉथिक शैली का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। विक्टोरिया जो है विक्टोरिया शायद इंग्लैंड से रिलेटेड है। गॉथिक शैली का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। क्या है? गॉथिक शैली का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? स्थान कहाँ है इसका? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है और यूनेस्को में 84 में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? तो 1984 में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनेस्को ने अपनी सूची में इसे कब शामिल किया गया? तो 1984 में। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है कि सूर्यदेव के रथ के आकार के में बना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो सूर्यदेव जो है वो रथ के आकार में विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सूर्यदेव रथ के आकार का मंदिर बना है। सूर्यदेव के रथ के आकार का मंदिर बना हुआ है, ठीक है? तो कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर इसी नाम इसका है। क्यों नाम है? क्योंकि सूर्यदेव के रथ के आकार का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। उसके बाद आता है कि
बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो है बिहार में है। बिहार में कहाँ पर? बोध गया। बोध गया जो है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति शायद यहीं पे हुई थी उनके लिए, ठीक है। तो जो महाबोधि मंदिर है, महाबोधि वृक्ष जो है उसी के साथ वहीं पे बना हुआ, महाबोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी शायद, इसको कंफर्म कर लें, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर जो है जो कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। तो बिहार में कहाँ पर है? ये बोध गया में है। अब महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विरासत में या सूची में कब शामिल किया गया? तो 2002 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2002 में। तो अब इसकी विशेषता देखी जाए तो विशेषता यही है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो हमने कहा था कि भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि वृक्ष भी वहीं पर स्थित है, इसीलिए उसी वृक्ष को या वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चूँकि बहुत बड़ी बात है, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने सही पढ़ा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्होंने तपस्या कितनी की, ठीक है। तो वहीं पर उनके मंदिर बना दिया गया। तो महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया बिहार में स्थित है और जिसे यूनेस्को की सूची में या विश्व विरासत स्थल में 2002 में शामिल किया गया। इस विशेषता इसकी विशेषता ये है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके अलावा कि महाबलीपुरम के स्मारक समूह, महाबलीपुरम जो स्मारक समूह जो है कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को की सूची में इसे 1984 में शामिल किया गया। जैसे पिछले इसको शामिल किया गया बहुत महाबोधि वृक्ष को, महाबोधि मंदिर को। इसकी महाबोधि मंदिर शायद 1900 कब था? 2002 में, सॉरी 1900, सूर्य मंदिर को 1904 में 1984 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो जो महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं वो कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को की सूची में 1984 में इसको शामिल किया गया। या यूनेस्को की सूची में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? पल्लव कालीन शैलकृत मंदिर और समुद्र तट मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि समुद्र तट पर मंदिर बना हुआ है ये, ठीक है। तो महाबलीपुरम का जो स्मारक समूह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जो 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और पल्लव कालीन शैली के पल्लव जो राजा थे उनके द्वारा मंदिर बनाया गया होगा, और जो कहाँ बना हुआ है? जो समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध समुद्र तट पर बना होगा, ठीक है। उसके आता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये शायद चोल शासकों ने बनाया होगा, ठीक है। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, मंदिर, टेम्पल्स को मंदिर ही बोलते हैं, ठीक है। मंदिर इसलिए लगा दें क्योंकि काफ़ी मंदिर होंगे। तो ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो है टेम्पल्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में से कब शामिल किया गया? तो 1987 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और विश्व विरासत सूची या यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया? तो 1987 में शामिल किया गया। देखो हमने कहा था कि इसकी विशेषता ये है कि चोल वंश द्वारा निर्मित है और यह भव्य द्रविड़ शैली में बनाया गया है, ठीक है। दक्षिण की जो मंदिर बनाने की शैली होती है उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं कि विशेषता ऐसी यही विशेषता है कि जो चोल वंश द्वारा निर्मित बनाया गया उसके नाम ही सिर्फ चोला टेम्पल्स बना हुआ है और भव्य द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम्पी के स्मारक, हम्पी के जो स्मारक है वो कर्नाटक में है। हम्पी का जो स्मारक है जो 50 के शायद नोट पर बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 50 के नोट पर किस स्मारक बना होता है? हम्पी का, ठीक है। उसको 1986 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 में शामिल किया गया। तो हम्पी के जो स्मारक हैं वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और यूनेस्को की 1986 में से शामिल किया गया था। और उसकी विशेषता क्या आती है? तो इसकी विशेषता ये है कि विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी के अवशेष हैं। तो क्या होता है, उन विजयनगर साम्राज्य साथ 1336 में आया था शायद, ठीक है। हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने इनकी स्थापना भी की थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है, शायद कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं पता उसका, भूल गया मैं थोड़ा सा, ठीक है। एकदम हालांकि विजयनगर साम्राज्य में करा दूंगा या काफ़ी वो करा दूंगा, ठीक है। तो यही है कि विशेषता इसकी यही है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की इसकी राजधानी रही होगी, क्या रही होगी? हम्पी के स्मारक वहीं पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पड़क्कल, पड़क्कल स्मारक समूह जो है क्या है? स्मारक समूह, पड़क्कल स्मारक समूह
कहाँ पर है? तो उसका स्थान है कर्नाटक में। ठीक, कहाँ पर है? तो पडक्कल स्मारक समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो यूनेस्को की सूची में से पडक्कल स्मारक समूह को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1987 में शामिल किया गया। कब किया गया शामिल? 1987 में किया गया। इसकी विशेषता क्या है? तो इसके नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य शैली का अनूठा संगम है। यानी क्या हुआ था, पडक्कल स्मारक जो समूह जो हैं वो नागर शैली में भी बने हुए हैं और द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इसलिए स्थापत्य कला का जो अनूठा संगम है, मतलब अनोखा संगम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नागर शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली दोनों में बना हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं। मुझे इस चीज़ का भी होना चाहिए। ठीक है? और मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं मुझे क्या-क्या पढ़ना है, या आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, या क्या-क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या-क्या नहीं पढ़ा रहा, तो मैं थोड़ा-सा वो भी उस पे फ़ोकस कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप लोग बताना ज़रूर मुझे वीडियो में कमेंट करके कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, या और भी इम्प्रूव करूँगा इसमें कि और भी क्या-क्या चीज़ें ला सकता हूँ। आप लोगों को क्या-क्या थोड़ी आप किस चीज़ में कमी है जी की जीएस में, तो मैं आपको उसको कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।